हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। इस लेक्चर में आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। हम पूरी लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं और सारे ही टॉपिक्स को यानी कि हर चैप्टर्स को जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने टच करने की कोशिश की है, जिसमें हमने फैक्चुअल्स के साथ साथ देखिए लक्ष्मीकांत के अंदर यानी कि इंडियन पॉलिटी में आपका फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन यूपीएससी इसलिए फोकस ज़्यादा ये करती है कि आपसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए या फिर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाए। यूपीएससी ज़्यादातर कोशिश क्या करती है, अप्लाइड क्वेश्चन फ्रेम करने की। तो अप्लाइड क्वेश्चन किस तरह से, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने एक बार ये पूछा था क्वेश्चन कि जो आपका वोट देने का अधिकार है वो क्या किस तरह का अधिकार है, क्या लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, किस तरह का अधिकार है। इस ये अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह जैसे कि पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइट टू यूज़ इंटरनेट या राइट टू प्राइवेसी किस तरह का राइट है, तो ये अप्लाइड क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। तो आप यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप सोचेंगे कि अगर आप सीधी पूरी किताब रट लें और आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, जो लोग ये दावा करते हैं कि उनकी पॉलिटी बहुत अच्छी है, तो यूपीएससी उनसे भी क्वेश्चन गलत करा देती है। उसकी वजह ही यही है कि यूपीएससी पॉलिटी जानती है कि पॉलिटी सब बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अप्लाइड पार्ट जो है, जो कि आपको न्यूज़ में, डेली की न्यूज़ में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में या हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स में देखने को मिलेगा, वही अप्लाइड पार्ट यूपीएससी फोकस करती है। तो इसी संदर्भ में हमने इसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश की है, क्योंकि उस यूपीएससी लक्ष्मीकांत के अंदर फैक्चुअल ज़्यादा है और ये टॉपिक भी ऐसा है कि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो हमने दोनों ही तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861? ऑप्शन ए, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वर्ड्स पे फोकस कीजिए, एक एक, मनोनीत किया। Lord Canning nominated 3 Indians to the Legislative Council through this act. ऑप्शन बी, इस अधिनियम के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति छीन ली गई। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वॉज टेकन अवे बाय दिस एक्ट। ऑप्शन सी, इसने वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। इट गेव द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस टू द वाइसरॉय। ऑप्शन डी, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों की शामिल करने की शुरुआत हुई। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस बिगन बाय दिस एक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों की शक्ति छीन ली गई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जबकि इसने बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति दोबारा से दी और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और 1774 और 84 के अधिनियम को पलट दिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एक साइड है संविधान समितियाँ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ और दूसरी साइड है उनके अध्यक्ष। पहला है संघ शक्ति समिति, क्या इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? दूसरा है संघीय संविधान समिति, क्या इसके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे? और तीसरा है प्रारूप समिति, क्या इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तो सभी को पता होगा, बाकी का पता है ना होना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 3, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। संघीय संविधान समिति जो थी इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ना कि सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यूपीएससी कभी कभी इंटरव्यू में प्रस्तावना ही पूछ लेती है, बच्चों से, स्टूडेंट से प्रस्तावना ही पूछ लेती है। तो आपको प्रस्तावना एकदम टिप पर रटी हुई होनी चाहिए, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में भी और स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव में भी। स्टेट पीसीएस तो प्रस्तावना से क्वेश्चन ही बना देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सामाजिक, सोशल, समाजवादी, सोशलिस्ट, आर्थिक, इकोनॉमिक और विचार, आइडियाज़। ऑप्शन ए 2134, ऑप्शन बी 2413, ऑप्शन सी 1243 और ऑप्शन डी 1423। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2134। तो आपको पूरी प्रियम्बल हम भारत के लोग से लेकर सारी आगे तक याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग
किस तरह से प्रियम्बल में बताया गया है, डिफाइन किया गया है पूरा एक एक वर्ड को, विचारों, न्याय को, अभिव्यक्ति को, आज़ादी को, किस तरह से स्वतंत्रता और समानता, किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया है, तो आपको उसी क्रम में याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों से संबंधित है। द 7th शेड्यूल रिलेट्स टू द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ऑप्शन बी, बैंकिंग, विदेश मामले और जन स्वास्थ्य संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स एंड पब्लिक हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ऑप्शन सी, कृषि राज्य सूची का विषय है। एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर कृषि बिल को लेकर 10 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, और एग्रीकल्चर ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। और ऑप्शन डी, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब एक तो हमने बता ही दिया कि ये तो बिल्कुल सही है, अब आपको बताना ये है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए यूपीएससी अब ज़्यादातर क्या करती है, अगर फैक्चुअल आपको स्टेटमेंट देगी या फैक्चुअल कोई क्वेश्चन देगी तो उसमें आधा स्टेटमेंट सही रहेगा और आधा गलत। जैसे कि इसमें है बैंकिंग, विदेश मामले, ये दोनों तो सच में ही यूनियन लिस्ट का विषय है, यानी कि यूनियन का विषय है, केंद्र का विषय है, लेकिन जन स्वास्थ्य जो है वो संघ का विषय नहीं है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, हेल्थ जो है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि केंद्र का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसलिए आप कभी भी यूपीएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ने में और उसका आंसर टिक करने में बिल्कुल जल्दबाजी ना कीजिए, चाहे आपको बहुत अच्छी तरह आता हो। और हमेशा जल्दबाजी में क्वेश्चन बहुत जो अच्छी तरह आता है वही क्वेश्चन 100% गलत होता है। आप जो गलती करेंगे, जो सिली मिस्टेक्स जिन्हें बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक्स उन क्वेश्चन पर होती है जो आपको हर हालत में आता है, क्योंकि आप उसको देखते ही एकदम उतावले हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा एकदम रटा हुआ है, उसको पढ़ा और फ़ौरन स्टेटमेंट टिक कर दिया। तो यही नहीं करना चाहिए, एकदम अपने आप को कूल रखना चाहिए, एकदम कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप पूरा आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ें, इत्मीनान से उसका आराम से उसकी स्टेटमेंट पढ़ें, फिर ऑप्शन को टिक करें। पूरा स्टेटमेंट शुरू से आखिर तक पढ़ें, इसलिए आधा स्टेटमेंट पढ़कर कभी भी टिक नहीं करना चाहिए। स्पेशली यूपीएससी का क्वेश्चन तो आधा स्टेटमेंट पढ़कर अगर आप टिक कर रहे हैं तो आप ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं अपने लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 262 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। आर्टिकल 263 डील्स विद द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सफल कर दिए हमने। अनुच्छेद 262 जो है वो आपका अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है और अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों से के न्याय निर्णयन से संबंधित है और अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 75? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और ऑप्शन डी, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट The Prime Minister shall hold office after the ministers shall hold office after the President's offering। तो इसका सही आंसर होगा, आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल 75 के अंतर्गत नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में, आर्टिकल 74 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं आपको सारे पता होना चाहिए, और एक स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछे जाते हैं अक्सर, तो हो सकता है कि उससे पूछ लिया जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछ लिया जाए, क्योंकि कोई भी काम बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आजकल किया जा रहा है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के भाग 5 में 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 124 टू 147। स्टेटमेंट 2, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। प्रेजेंटली देयर आर 31 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कहाँ से है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जो न्यायाधीश थे वो CJI सहित 31 न्यायाधीश स्वीकृत न्यायाधीश थे। लेकिन अभी हाल ही में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 से कितनी कर दी गई है? 34, जिसमें इंक्लूडिंग CJI, यानी कि CJI प्लस 33 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो टोटल 34 जजेस हैं वर्तमान में या करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। स्टेटमेंट 2, KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। KC नियोगी वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि वित्त आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत। और KC नियोगी पहले अध्यक्ष थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहले फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन थे। और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है फाइनेंस कमीशन की? प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश्ड बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। स्टेटमेंट 2, वर्तमान में केवल 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। एट प्रेजेंट ओनली 7 स्टेट्स हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था उससे पहले कि जम्मू कश्मीर जो थी विधानसभा वो बाईकैमरल थी, यूनिकैमरल नहीं थी। वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए भारत के और कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है केवल 1। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है क्योंकि यहाँ की कोलैप्स हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्रावधान पंचायतों के अनिवार्य प्रावधान से संबंधित नहीं है? देखिए, पंचायतों के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। पहले हैं अनिवार्य यानी कि कंपलसरी प्रोविजंस और दूसरे हैं वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक प्रोविजंस। जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें 3 तरह के कैटेगरी हैं। कौन सी हैं? गांधीयन प्रिंसिपल्स, फिर हैं आपके लिबरल प्रिंसिपल्स और तीसरे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो गांधीवादी, उदार बौद्धिक और तीसरे समाजवादी, 3 तरह के प्रिंसिपल्स के आधार पर कैटेगराइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किया गया है। इसी तरह से पंचायतों में अनिवार्य प्रावधान और स्वैच्छिक प्रावधान, कंपलसरी प्रोविजंस और वॉलंटरी प्रोविजंस, दोनों तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया है। अनिवार्य जो है वो हर हालत में लागू होने हैं और वॉलंटरी वो हर राज्य की सरकार वहाँ के अपनी पंचायतों में अपनी मर्जी से लागू करा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट रिलेटेड टू मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ पंचायत? ऑप्शन ए ग्राम सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा। ऑप्शन बी माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शंस और फॉर हेड्स एट द सेकेंडरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ऑप्शन सी तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल द सीट्स एट ऑल 3 लेवल्स। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीकों को निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान अनिवार्य प्रावधान से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन के तरीकों को निर्धारित करना, यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है। उपरोक्त प्रावधान ग्राम पंचायत के स्वैच्छिक प्रावधान से संबंधित है। ये जो है इनका वॉलंटरी प्रोविजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक साइड है विषय यानी कि सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के और दूसरी साइड है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या नागरिकता, क्या ये 5 से लेकर 11वें अनुच्छेद में है? सभी को पता होगा। ऑप्शन बी संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल
151। ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। ऑप्शन डी पंचायत आर्टिकल 243 टी या ता से 243 छा तक, यानी कि आर्टिकल 243 टी टू आर्टिकल 243 जी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंचायत आर्टिकल 243 ता से आर्टिकल 243 छा, जबकि पंचायत संबंधी प्रावधान 243 से लेकर 243 जी तक है, जी तक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न राज्यों को उनके पुनर्गठन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रीऑर्गेनाइजेशन। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये तीनों का गठन कब हुआ था? सन 2000 में। सन 2000 में हुआ था, एक ही महीने में हुआ था, नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में 1 नवंबर को एक राज्य का हुआ, उसके बाद 2 नवंबर को दूसरे राज्य का और 3 नवंबर को तीसरे राज्य का। आपको इसकी याद रखने की ट्रिक इसमें ये भी है कि नहीं, सॉरी, 1 नवंबर को एक राज्य का, उसके बाद दूसरे राज्य का हुआ, फिर तीसरा 15 नवंबर को तीसरे राज्य का हुआ। शायद हुआ तीनों नवंबर में, लेकिन याद रखने की ट्रिक हम इस तरह बता सकते हैं, आपको एक तरह से याद रख सकते हैं आप कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ किससे टूटकर बना है? एमपी से। झारखंड किससे टूटकर बना है? बिहार से। और उत्तराखंड किससे टूटकर बना है? यूपी से। तो इसमें तीनों में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज? तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? एमपी। तो एमपी सबसे पहले टूटकर यहाँ से छत्तीसगढ़ बना। दूसरा इससे छोटा कौन सा है? यूपी। यूपी से टूटकर दूसरे नंबर पर दूसरी बार में कौन बना? उत्तराखंड। और सबसे छोटा इन तीनों में राज्य क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? झारखंड, सॉरी मतलब बिहार। बिहार है, तो बिहार से टूटकर क्या बना? झारखंड बना। तो ये आपको इस तरह भी याद रख सकते हैं क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3, 1 और 2। 3, 1 और 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरनर्स या टू फॉरनर्स? ऑप्शन ए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अवसर की समता है, ना कि क्षमता है। ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन सी हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टडी एंड डिटेंशन। और ऑप्शन डी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए ये तो हमारे यहाँ सभी को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। हिरासत और नज़रबंदी का अधिकार ये हमारे यहाँ सभी को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी हमारे यहाँ सभी को प्राप्त है, लेकिन हमारे यहाँ लोक नियोजन में यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अनुच्छेद 45 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 45 इज करेक्ट? ऑप्शन ए पर्यावरण का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों का संरक्षण करना, प्रिजर्विंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और ऑप्शन डी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। देखिए इसमें सही आंसर हम आपको आंसर बता दें, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा। तो ये अनुच्छेद 45 से संबंधित है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखिए, देखिए ये अकेला ऐसा, देखिए निःशुल्क शिक्षा वाला जो प्रोविज़न है वो एक अकेला प्रोविज़न है ऐसा जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स में भी है, आर्टिकल 21A। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि 51A में भी है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आपका ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीनों ही जगह ये प्रोविज़न दिया गया है। आपने कभी नोटिस किया है इस चीज़ को? ये आपका मूल अधिकार का भी मूल अधिकारों में भी है, आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी है, और साथ ही आपका मौलिक कर्तव्य में भी है, यानी कि माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये माता पिता का कर्तव्य भी है। तो ये कर्तव्य में भी बताया गया है नागरिकों को, मूल अधिकारों में भी बताया गया है, और राज्य के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक अकेला प्रोविज़न है जो तीनों सेक्शंस को कवर करता है, तीनों पार्ट्स को कवर करता है। तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। आज से पहले शायद आपको किसी ने बताया भी ना हो ये चीज़, आपने खुद हो सकता है नोटिस किया हो, लेकिन हाँ यूट्यूब पर तो आपको ज़रूर ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको किसी ने नहीं बताया हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सही कथन चुनिए। देखिए बताना का मतलब ये नहीं है कि हमें इस बात कि इससे ये लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, नहीं, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है
हो सकता क्या है, बल्कि ऐसा है ही कि हर आदमी की अपना अपनी क्षमताएं हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज है, हो सकता है आप में से जो सुन रहे हो लेक्चर, उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन कभी कभी हम ऑब्जर्व चीज़ों को नहीं करते हैं। और यूपीएससी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। इसलिए आपने देखा होगा यूपीएससी नोटिफिकेशन में कहती है कि सामान्य जागरूक। जागरूक का मतलब ये है कि वो आसपास की चीज़ों पर नज़र रखता हो, आसपास की पॉलिटिक्स पर नज़र रखता हो, आसपास के एनवायरनमेंट पर नज़र रखता हो, आसपास के जितना भी डिस्प्यूट्स हैं उस पर नज़र रखता हो, उसकी आंखें कान दिमाग खुला हुआ हो, वो ऑब्जर्व करता हो चीज़ों को। तो इसलिए यूपीएससी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछती है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के भाग 20 में संविधान का संशोधन और इसकी व्यवस्था की गई है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अरेंजमेंट हैज बीन मेड इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी दोनों इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मुकदमा या कौन सा केस, कौन सा मामला, ये मामला कहें तो ज़्यादा बेहतर है, मामला संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स और केस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल केस परटेन्स टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती मामला, इंदिरा साहनी मामला और एल चंद्र कुमार मामला। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो आपका न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन जो है उसमें ये दिया गया है सारा, जो उसमें जो अपडेट है, अपडेट बुक में एक पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन कौन से मामले कौन कौन से केसेस किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें केशवानंद भारती जो मामला था वो 1973 में आया, इंदिरा साहनी मामला 1992 में, और उनको आपको इनकी डेट भी पता होनी चाहिए, और एल चंद्र कुमार मामला 1997 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए सशक्त केंद्र स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑप्शन सी एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, और ऑप्शन डी आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए इसमें पूछा गया है एकात्मक विशेषता का उदाहरण नहीं है, यानी कि यूनिटरी का उदाहरण नहीं है। यूनिटरी का उदाहरण मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ पर दोनों की पावर की बात हो रही है, स्टेट की भी और सेंटर की भी। तो जाहिर सी बात है एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन का मतलब दोनों की पावर दी जा रही है, यूनियन को भी पावर दी जा रही है और स्टेट को भी अपने क्षेत्र में पावर दी जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है ये एकात्मक विशेषता का उदाहरण नहीं है। जबकि सशक्त केंद्र, एक की बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है, तो केंद्र यानी कि यूनिटरी विशेषता है। एकल नागरिकता, एक की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका की तरह ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए ये यूनिटरी फीचर है। आपातकालीन उपबंध, सारा शक्ति किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में, तो इसका मतलब ये यूनिटरी फीचर है, ना कि आपका जो है शक्तियों के विभाजन पर आधारित नहीं है। तो इसलिए ये शक्तियों का विभाजन जो है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के भाग 13 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विवरण दिया गया है। पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स डिस्क्राइब द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293 डिस्क्राइब्स अबाउट सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। जबकि संविधान के भाग 13 में नहीं, भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का विवरण है। अगर आप केंद्र राज्य संबंधों के बारे में देखेंगे तो 3 तरह के केंद्र राज्यों के संबंध में 3 तरह की चर्चा की जाती है। पहला है विधायी संबंध, फिर दूसरा है प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और तीसरा है वित्तीय संबंध। विधायी संबंध यानी कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव रिलेशंस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। विधायी और प्रशासनिक जो संबंध हैं वो भाग 11 में दिए गए हैं, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक। आर्टिकल 263 तक कहाँ क्या है दिया गया, विधायी और प्रशासनिक के बारे में। और वित्तीय भाग जो है, वित्तीय जो संबंध है वो भाग 12 में है, यानी का पार्ट 12 में है, और ये दोनों पार्ट 11 में है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर उसका संसद द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट
विद इन 1 मंथ ऑफ द इशू ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। स्टेटमेंट 2, राष्ट्रपति शासन प्रत्येक 6 माह पर अधिकतम 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स रूल्स कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन एवरेज 6 मंथ्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर। देखिए 3 तरह के होते हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल, एक आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 356 के तहत, और आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 360 के तहत, जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये होता है राष्ट्रपति शासन 356। इसमें एक और होता है जो है राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की जो सुविधा, जो केंद्र के निर्देशों का पालन ना करने की स्थिति में लगाया जाता है, आर्टिकल 365 के तहत। ये भी राज्यों में लगाया जाता है, राज्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करने की स्थिति में राज्यों पर राष्ट्रपति शासन। तो आपको ये चैप्टर पता होना चाहिए। देखिए इस सिवाय 352 के आर्टिकल 352 जो कि जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि इसमें संसद के 1 माह के भीतर अनुमोदन मिलना आवश्यक है, जबकि इसमें 2 माह की समय सीमा है। जो राज्य आपातकाल है जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो राज्यों में लगाया जाता है, इसमें 2 माह की समय सीमा है, और इसमें भी 2 माह की समय सीमा है, और इसमें पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और इसमें भी पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें पुनः अनुमोदन की वित्तीय वाले आपातकाल में पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लग गया तो वो तब तक जारी रहता है जब तक उसको रिपील ना किया जाए या रिकॉल ना किया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वप्रथम किस संसदीय मंच का गठन हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फोरम वाज फर्स्ट फॉर्म? ये बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन है, हालांकि आपका लक्ष्मीकांत सही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो आज तक पूछा ही नहीं गया। ऑप्शन ए जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन बी युवाओं पर संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। ऑप्शन सी बच्चों पर संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच। इसका गठन कब किया गया था? 2005 में। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम आपको किसी और टॉपिक के, नेक्स्ट टॉपिक के MCQs कराएंगे कल हम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।